नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेके। आज हम कुछ देशी कुछ विदेशी मिक्स बात करेंगे। दोस्तों, एक तो सीरिया के ऊपर बात करेंगे कि सीरिया पर बशर अल असद का जो शासन था वो तो ख़त्म हो गया। उसकी जगह दमिश्क पर एचटीएस के जुलानी ने कब्जा कर लिया और उन्होंने अभी टेम्परेरीली एक प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया। तो लेकिन ये समझना बड़ी नादानी होगी या भूल होगी कि दमिश्क पर कब्जा करने का मतलब पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। एचटीएस ही नहीं, बहुत सारे गुटों ने जो एचटीएस के भी अंदर भी थे और दूसरे भी वहाँ पर एक्टिव थे, काम कर रहे थे उन्होंने, और दूसरे देश भी थे, टर्की, इजराइल, अमेरिका जैसे देश भी थे, ईरान, रूस, ये भी थे वहाँ पे। तो इनका भी स्टेक लगा हुआ था। तो इनमें से कई लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो एचटीएस के पास तो सिर्फ 20% सीरिया पर नियंत्रण है। तो ये समझना कि एचटीएस के मिस्टर जिलानी जो हैं उन्होंने पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया, तो वो ठीक नहीं होगा। इसका जो एचटीएस का कब्जा जो है वो है अलेप्पा, शहर अलेप्पा, जिसको सबसे पहले इन्होंने रौंदा था, फिर हमा, होम्स और दमिश्क, ये इस पर कब्जा है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है, इसलिए ऐसा लगता है कि सीरिया पर जिसका कब्जा, दमिश्क पर जिसका कब्जा है उसका पूरे सीरिया पर कब्जा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसके अतिरिक्त और भी कई समूह हैं जिन्होंने इस पे कब्जा कर रखा है। सबसे ज़्यादा कब्जा तो कुर्दिश सेना ने, कुर्दिश विद्रोहियों ने कर रखा है। वो उनके पास 30% जो भाग है सीरिया का, उस पर उनका नियंत्रण है। और कुछ हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में भी है, और लगभग 20% से भी ज़्यादा थोड़ा तुर्की के नियंत्रण में है। तुर्की वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो वहाँ के जो कुर्दिश हैं उनके खिलाफ उसकी जंग उसके खिलाफ है, और कुर्दिश का कब्जा काफ़ी बड़ा है। तो ये दोनों मतलब वहाँ पर मिलके 50% करीब पे काबिज हैं, कुर्दिश और तुर्की। तो इस तरह से मतलब और भी कई गुट हैं जो उस पे काबिज हैं। इधर इजराइल ने गोलन पहाड़ियों पर तो 67 में ही कब्जा कर लिया था, मैंने पहले भी आपको बताया था। लेकिन अभी भी वो जो है और आगे बढ़ गया है, और जो बफर जोन बना रखा था वहाँ पर,
गोलन पहाड़ियों से इजराइल पर हमला न हो, इसके लिए सीरिया और इजराइल के बीच में एक बफर जोन बना हुआ था, उस बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया है। और लगभग 80% सीरिया की सेना के हथियार जो थे, जिसमें 29 मिग भी थे और टैंक भी थे और मिसाइलें भी थी, इन सबको उसने नष्ट कर दिया। उनके ऊपर हमले किए, 300-400 हमले लगातार उसने किए और सारे डिपो पे उसने इन सारे हथियारों को नष्ट कर दिया। उसका कहना ये है कि ये कहीं विद्रोहियों के हाथ में लग गए तो ये हमारे लिए आफत बन सकते हैं, तो हमारी सुरक्षा के लिए ये हमने किया है। लेकिन वास्तव में ये है कि ये आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 20 किलोमीटर दूर रह गए थे दमिश्क से, लेकिन अब शायद वो वहाँ रुके हुए। अच्छा, और इजराइल ने मतलब वहाँ रुक तो गया लेकिन काफ़ी कब्जा कर रखा। वो ये कह रहा है कि ये टेम्परेरी है, जब तक दमिश्क में कोई सही सरकार नहीं बन जाती है। और तो पता नहीं अब आगे क्या होगा। वो हमेशा बहाना तो यही करता है टेम्परेरी। गोलन पहाड़ियों पे भी जब हम कब्जा किया था तब टेम्परेरी कहा था, लेकिन 67 से लगाकर आज तक उस पर उनका कब्जा है। और ये जुलानी ने मोहम्मद अल बशीर को प्रधानमंत्री बनाया है। और ये बशीर जो है पहले भी इनके साथ जो इदलिस में इनकी जो नियंत्रण वाला जो इलाका था उसमें भी वो प्रधानमंत्री थे। अब दमिश्क में उनको प्रधानमंत्री टेम्परेरीली उनको बना दिया है, तो वो सरकार संभालेंगे। लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि सीरिया में कौन राज करेगा, कौन किसकी सरकार चलेगी। और पूरे में तो खैर किसी की चलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बशर अल असद की सरकार भी 70% पर ही नियंत्रण था सीरिया की। 30% तो उस समय भी उनका नियंत्रण भी नहीं था। तो अब 100% पे कोई कब्जा कर लेगा ऐसा लगता नहीं है। और सीरिया से जो सीरिया की सेना के जो फौजी थे और जो अफसर थे, कर्नल थे और जो लेफ्टिनेंट वगैरह जो भी थे वहाँ पर, वो लोग जो है वहाँ से इराक की तरफ भाग रहे हैं। और ऐसा लगता है कि शायद वो इराक में फिर से इकट्ठे होंगे, एकजुट होकर के फिर कोई अपनी रणनीति बनाएंगे। तो ये इसकी पूरी पड़ताल है। मतलब सीरिया की जो ग्राउंड हिस्ट्री है वो अभी यही है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे वो अपील कर दूं कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं, मैसेज करें लोगों को कि ये वीडियो देखने चाहिए, ये चैनल देखना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इसके बाद अब एक दूसरी खबर जो देश से ही है, वो तो एक विदेशी खबर थी, और उसके बाद भी एक दो विदेशी खबरें और है, लेकिन देखता हूँ। हाँ, तो दूसरी विदेश से खबर यह है कि अफगानिस्तान जो जिन पे तालिबान राज कर रहे हैं, तालिबान एक आतंकी संगठन था और उसने अमेरिका को भगा करके वहाँ पर काबिज हुए हैं। वो पहले भी वो काबिज थे वहाँ पर, लेकिन अमेरिका ने बीच में हस्तक्षेप किया और उनको हटा दिया था। लेकिन वो
उन्होंने अमेरिका को वापस भगा करके कब्जा किया है। उसके शरणार्थी मंत्री हक्कानी के ऑफिस में एक बम विस्फोट हुआ, मतलब आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हक्कानी की मौत हो गई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शरणार्थी मंत्रालय के अंदर ये आतंकी हमला हुआ, आत्मघाती हमला हुआ है, और उसमें हक्कानी और उनके 2 सहयोगियों की मौत हो गई है। ये हमला आईएस के लड़ाकों ने किया, वो ये दावा कर रहे हैं। इसके बाद दक्षिणी कोरिया में आप जानते ही हैं कि दक्षिणी कोरिया में जो राष्ट्रपति हैं, उनके कार्यालय पर पुलिस ने छापा मारा। ये एक अजीब स्थिति बन रही है वहाँ पर। लेकिन क्यों बन रही है, ये आपको मालूम ही है कि हमने पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था, जिसमें ये बताया था कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने देश में मार्शल लॉ लगा दिया, और मार्शल लॉ इसलिए लगाया कि उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए मार्शल लॉ लगा दिया और इंटरनेट बंद कर दिया। तो पब्लिक का वहाँ पे दबाव था, और जो पब्लिक के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने वहाँ संसद में भी दबाव बनाया, और पब्लिक का भी बहुत प्रदर्शन वगैरह हुए, तो उन्होंने 6-7 घंटे में वो मार्शल लॉ तो वापस हटा दिया। लेकिन और वहाँ की जो जनप्रतिनिधि थे संसद में 300 हैं, और उन्होंने मतलब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, पूरी संख्या 200 नहीं हो पाई उनकी, मतलब मेजोरिटी तो थी लेकिन 200 नहीं हो, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो नहीं हो पाई, इसलिए वो बच गए। लेकिन वहाँ पर जो है प्रदर्शन, जनता का प्रदर्शन लगातार जारी है, और ये पुलिस ने जो छापा मारा, वो इसीलिए मारा कि वो जो मार्शल लॉ लगाया था, वो जो आप कह रहे हो कि सुरक्षा को खतरा था, उसके कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर मिल जाए। लेकिन क्या हुआ ये तो पता नहीं है अभी, लेकिन ये जो है कोरिया की स्थिति है। अब हमारे देश में जो हमारे देश के जो इतिहास, मतलब ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट के जज साहब जो थे, शेखर कुमार यादव, जिन्होंने एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में, मतलब उनके कार्यक्रम में जाकर के जो बयान दिया और कटमुल्ले और इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है। इसी पर इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी जो पार्टियां हैं और इंडिया गठबंधन में, उन्होंने मिलकर के राज्यसभा में उनके विरुद्ध एक महाअभियोग प्रस्ताव भी लाने का नोटिस दिया, दे सकते हैं, मतलब दिया तो नहीं है अभी तो, लेकिन। और अभी कल विपक्षी इस इंडिया गठबंधन ने ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर महाअभियोग चलाने का चल रहा है, और इसी तरह से ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, तो राजीव कुमार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निष्पक्षता से नहीं निभा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों को लगता है कि वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और
और वो बिल्कुल नॉन एक्टिव प्लेयर की तरह सभी शिकायतों को शेर व शायरी करके उड़ा देते हैं। वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो रात्रि 11 बजे बाद मतदाताओं के आंकड़े कैसे बढ़ गए, और जबकि 11 बजे तक फाइनल आंकड़े आ गए थे। ऐसे ही जो बैटरियां जो 99% चार्ज मिली है वो कैसे मिल सकती है, उसके बारे में भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए उनके ऊपर भी ये अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग जो भी लगता होगा वो ला रहे हैं। एक अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। एक अब नई खबर ये मतलब रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे शक्तिदास, वो अर्थशास्त्री नहीं थे, ये सब जानते हैं, वो इतिहासकार थे। उन्होंने एमए हिस्ट्री में किया था, लेकिन वो रिजर्व बैंक के गवर्नर काफ़ी लंबे समय से बने हुए थे। अब उनको हटा करके मतलब उनकी जगह आईएएस अफसर ही हैं संजय मल्होत्रा। ये वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनको जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभालने के लिए दिया गया है। उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है वहाँ पर। हम ये भी बता दें कि संजय मल्होत्रा भी कोई अर्थशास्त्री नहीं है, केवल राजस्व विभाग के सचिव पद का अनुभव ही है, जबकि आरबीआई का गवर्नर एक अर्थशास्त्री को होना चाहिए। ये एक तकनीकी पद है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को आरबीआई का गवर्नर आरबीआई को अर्थशास्त्र के सिद्धांत से चलाने वाला निदेशक नहीं चाहिए, गवर्नर नहीं चाहिए। उन्हें यशमैन चाहिए जो उनके आदेश बिना हिल हुज्जत के पूरे करे, फॉलो करे। तो ये एक विडंबना है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर अर्थशास्त्री नहीं है। और इन दिनों, पिछले दिनों में हमने देखा है कि कोविड के समय में भी हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई थी, और उसके बाद अभी दूसरे तिमाही में भी 5.4 हमारी ग्रोथ रेट हो गई है। लेकिन क्योंकि वो जो गवर्नर रिजर्व बैंक के गवर्नर, वो समझते ही नहीं है इस मामले में, अर्थशास्त्र के मुद्दे पर उनका कोई अनुभव ही नहीं है, और वो नहीं समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ रेट को बढ़ाना है या क्या क्या करना पड़ेगा जिससे ग्रोथ रेट बढ़ जाए। तो इसलिए ये जो है दिक्कत ही है। इसके भी पहले आपको मालूम हो तो 2-3 गवर्नर, रघुराम राजन और वो एक और क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो ये नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे। और बहुत सारा पैसा जो है रिजर्व बैंक में जो रिजर्व रखा हुआ था आपातकाल के लिए, उसको भी सरकार ने उसमें से 3-3.5 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया था, मतलब ले लिया था। और रिजर्व बैंक में जो गवर्नर है उन्होंने दे दिया, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नर के साथ है। अब देखते हैं ये संजय मल्होत्रा साहब कैसे इसको चलाते हैं। आज आज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पीठ में, मतलब बेंच पे 1991 का कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बहस होने वाली थी। ये
3-4 साल से ये मुकदमा लगाया हुआ था। अश्विनी उपाध्याय, जिनका काम ही यही है, आपको पहले भी बताया था मैंने कि अश्विनी उपाध्याय ऐसे आदमी हैं जो फालतू की अपीलें दायर करते हैं, ये रिट लगाते हैं और हारते हैं। अभी संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ भी उन्होंने जो रिट लगाई थी, उसमें भी अभी हारे हैं। और ये जो वर्शिप एक्ट 91 का है, उसके खिलाफ भी उन्होंने अपनी रिट लगाई है। उस पे आज 3-4 साल से, क्योंकि वो किसी ने उस मामले को छेड़ने की कोशिश नहीं की, उस पर निर्णय करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन ये जो खन्ना साहब हैं, इन्होंने इसके ऊपर अपना जजमेंट देने के लिए आज की डेट दी थी बहस के लिए, लेकिन आज बहस नहीं हो पाई। और इसलिए नहीं हो पाई बहस कि केंद्र सरकार इसमें नेग्लिजेंट है। केंद्र सरकार ने जवाबी दावा पेश ही नहीं किया। जब तक जवाबी दावा पेश नहीं करेंगे, आगे बहस कैसे होगी? तो इसलिए आज इसके ऊपर बहस नहीं हो पाई, क्योंकि केंद्र सरकार भी चाहती है कि ये वर्शिप एक्ट हट जाए। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण एक्ट है कि इसी के रहने से बहुत कुछ देश में शांति का वातावरण बन सकता है और बन सकता है। अभी नहीं तो ये जो संभल और अजमेर और ज्ञानवापी और मथुरा और ऐसे कई मामले और निकल जाते। अयोध्या के मंदिर के वो फैसला आने के बाद 7 और मस्जिदों के नीचे मंदिर नजर आ गए और उनके बाद कोर्ट में पड़े हैं। तो उन्होंने आज जो है बहुत अच्छा, हालांकि वो फैसला मतलब वो तो नहीं हुआ, बहस तो नहीं हुई उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने एक अच्छा फैसला, एक आदेश दिया है। फैसला तो नहीं है लेकिन वो आदेश है, और वो आदेश ये दिया है कि जब तक ये कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर विवाद है, लंबित है कोर्ट के अंदर, तब तक कोई भी कोर्ट मतलब नीचे से नीचे की कोर्ट से लगा करके सुप्रीम कोर्ट तक इस तरह के वर्शिप ऑफ प्लेसेस की कोई याचिका नहीं लेंगे। कोई मतलब सुनवाई के लिए ली नहीं जाएगी, रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। तो ये मतलब उन्होंने एक तो ये कहा है कि सुनवाई नहीं हो सकी। अच्छा, लेकिन जनहित में पक्ष में ये उन्होंने कहा है कि कोई स्वीकार ही नहीं होगी, मतलब कोई रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। और जो कोर्ट में दावे चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है, जिनकी सुनवाई हो गई है और फैसले देने हैं, वो फैसले भी तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि ये मामला कोर्ट में लंबित है। तो मतलब जब तक ये वर्शिप एक्ट का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कोई नया बखेड़ा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या और कोई खड़ा नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा और देश में इससे शांति रहेगी। ये एक बहुत बड़ा आदेश जो है आज, बहुत महत्वपूर्ण आदेश, मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जैसे मतलब अभी जो जैसे फेस चल रहा है ज्ञानव्यापी पे, मथुरा पे, संभल पे, अजमेर में, जैसे ये जो चल रहे हैं कोर्टों में, इन पर सब पे एक तरह से रोक लग गई है। और इस रोक लगने से क्या हुआ, मतलब ये आधे इनके ऊपर न तो सुनवाई होगी और न इनके ऊपर कोई फैसले दिए जाएंगे। तो क्या हुआ कि ये जो गोदी मीडिया जो रनिंग कमेंट्री करता था और लोगों को भड़काने उकसाने का काम होता था, वो उस सब पर एक तरह से रोक लग जाएगी। क्योंकि अब
नहीं तो ये आज ज्ञानव्यापी में ये हुआ, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा, हिंदू पक्ष ने ये कहा, उस तरह से ये हुआ, और जज साहब ने फिर ये कहा, और इससे जो है हिंदुओं को में उत्साह है, और ये पता नहीं क्या क्या ये इस तरह की बकवास किया करते थे इस टीवी पर आकर के, उन सब पर आज रोक लग जाएगी। इससे गोदी मीडिया पे जरूर संकट खड़ा हो गया है कि अब वो क्या दिखाएं, उनके पास तो इसके अलावा कोई मसला ही नहीं है। उनको बेरोजगारी या शिक्षा या रोजगार और ये सब चीज़ें तो उनको नज़र ही नहीं आती है, इसलिए उनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो गई है कि अब वो क्या दिखाएं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये आखिर तक आपको देखना चाहिए। जो आपने देखा है वो बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद, आभार कि आप आखिर तक इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं सबको ये निवेदन करता हूँ कि इसको आखिर तक देखें, और अंत में फिर यही कि हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि ये अच्छा वीडियो बना रहे हैं और जनहित में है। हम हमेशा जो भी इशू उठाते हैं, विषय जो भी लेते हैं, वो जनपक्ष के इशू ही उठाते हैं, इसमें हम कोई कोताही नहीं करते। तो आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।